पुलिस ने सुरक्षा बलों के साथ मिलकर बडगाम में प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े 5 आतंकवादी सहयोगियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है। सभी बरामद सामग्रियों को आगे की जांच के लिए केस रिकॉर्ड में ले लिया गया है। पुलिस स्टेशन खाग में कानून के संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करते हुए जांच शुरू की गई है। अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के विरोध में दायर अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट की हामी का पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने स्वागत किया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि कश्मीर में सब कुछ ठीक है, ये दिखने के लिए सीजेआई को यहां का दौरा कराया गया, लेकिन मुझे आशा और विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हमें न्याय देने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो हियरिंग हुई 370 के बारे में, और उसमें जो उन्होंने ये फैसला किया कि जो सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो लेटेस्ट एफिडेविट दिया गया और जिसमें 370 हटाने का जवाब देने की कोशिश की गई, और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, उससे कहीं ना कहीं पीडीपी का जो हमारा ये स्टैंड है कि बीजेपी के पास 370 को खत्म करने के लिए कोई जवाब नहीं, कोई आईनी जवाब नहीं है, कोई कानूनी जवाब नहीं है, बल्कि इन्होंने आईन की धज्जियां उड़ाते हुए एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया जो मेरे ख्याल में इस मुल्क के 75 साल की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था। तो इसके साथ साथ उनका ये दलील देना कि 370 को खत्म करने के बाद जम्मू कश्मीर में हालात ठीक हो गए, मगर मुझे उम्मीद है कि ये तमाम जज साहिबान बहुत ही दानिशमंद लोग होते हैं, ये लोगों की तकदीरों का फैसला करते हैं, पर मुझे उम्मीद है जस्टिस चंद्रचूड़ पे आई थिंक उनकी जो इंटेग्रिटी है वो दैट इज अनक्वेश्चनेबल जो हम देख रहे हैं, वो अवाम के जज्बात की अगर कदर करनी है तो फिर जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात की कदर करना पहला उनका फर्ज बनता है, क्योंकि 370 हमारी शनाख्त की, हमारी जमीनों की, हमारे रहन सहन की गारंटी था। मगर मैं सोचती हूं कि मेरा ये मानना है कि जो भी जुडिशरी होती है उनको कॉन्स्टिट्यूशन और कानून की पासदारी करनी है। तो मुझे उम्मीद है जब वो कानून की पासदारी करेंगे, हिंदुस्तान के आईन की पासदारी करेंगे, तो फैसला जरूर कानून के हक में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हक में देंगे। जम्मू में जम्मू कश्मीर कांग्रेस का मौन सत्याग्रह चल रहा है। कांग्रेस ने 1 दिवसीय मौन सत्याग्रह का ऐलान किया है। ये कार्यक्रम सतवारी चौक जम्मू में चल रहा है। राहुल गांधी के समर्थन और एकजुटता के लिए मौन सत्याग्रह का आयोजन किया गया। इसमें जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष वकार रसूलवानी और रमन भल्ला समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हैं। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने अपनी विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों के जरिए विपक्ष की आवाज दबाने का काम किया है। वकार रसूलवानी ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि वो सरकार की ऐसी दमनकारी नीतियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे और आने वाले दिनों में इसके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। बीजेपी का जुल्म चल रहा है अपोजिशन पार्टीज पे, और खासकर उस आदमी पे जो इस वक्त लोगों के हित की लड़ाई लड़ रहा है, गरीबों की लड़ाई लड़ रहा है, पार्लियामेंट में गरीबों की आवाज उठाता था, वो लड़ाई है। और आज राहुल गांधी जी के साथ जो हो रहा है वो पूरा देश देख रहा है कि हम उस जालिम सरकार के साथ जंग लड़ रहे हैं पिछले 10 साल से, वो जंग जारी रहेगी। कांग्रेस ने श्रीनगर में मौन सत्याग्रह किया। एआईसीसी के संयुक्त सचिव मनोज यादव का कहना है कि राहुल गांधी मामले में गुजरात में जो हुआ वो अभूतपूर्व है। सीडब्ल्यूसी सदस्य तारिक हमीद कर्रा का कहना है कि कांग्रेस 370 पर असमंजस में है, लेकिन इसे हटाए जाने के खिलाफ है। कर्रा का कहना है कि वो व्यक्तिगत तौर पर इस मामले में याचिका करता है और कांग्रेस उनका पूरा समर्थन करती है। हम लोग पूरे भारतवर्ष में एक मौन सत्याग्रह के रूप में अपना रोष प्रकट कर रहे हैं, और वो इसलिए भी है कि जो एक साजिश राहुल जी के खिलाफ रची गई, पूरे देश के खिलाफ, पूरे देश को धोखा देके एक साजिश रची गई, जिस तरह से बीजेपी देश की लोकतंत्र की हत्या कर रही है, मैं कहूँगा कि लोकतंत्र अपने अंतिम सांस ले रहा है। और आज हम यहाँ पर श्रीनगर में तमाम वरिष्ठ साथी हम लोग अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। हर जगह से बोलने की आज़ादी छीन ली गई है। संसद से सारे माइक बंद कर दिए गए हैं। बिल्कुल तमाम तरीके की बंदिशें लगा दी गई हैं। विपक्षी पार्टियों को रोज नए नए तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। उसी का रोष आज हम प्रकट कर रहे हैं। यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान में तमाम मुख्यालयों पे हमारे कांग्रेस के साथी आज देश की आवाज उठा रहे हैं।
370 से क्या उम्मीदें हैं फिर, जो 370 पे अभी कार्रवाई शुरू हो गई? देखिए, जो कार्रवाई शुरू हुई उसकी बहुत सी टेक्निकलिटीज हैं। मुझे अभी तक कोई ऐसी टेक्निकलिटी पे उस पे वो क्लैरिटी वहां पे उन्होंने नहीं लाई, बिकॉज अर्लियर बेंचेस ने, जो कि बड़े बेंचेस हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस हैं, 3 दफा आर्टिकल 370 के ऊपर अपना सादर किया है फैसला। और अब ये देखना है कि अभी का बेंच जो है आया कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के डिसीजंस के ऊपर क्या कोई फैसला दे सकता है। तो अभी मेरे हिसाब से ये टेक्निकलिटीज में फंसा हुआ है। कल की भी जो हम प्रोसीडिंग्स देख रहे थे सुप्रीम कोर्ट की, बजाय कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को, बजाय मेरिट्स या डिमेरिट्स को डिस्कस करने को, वो टेक्निकलिटीज ही अभी डिस्कस कर रहे थे। तो हमें अभी इंतजार होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है उन टेक्निकलिटीज के ऊपर कोई फैसला दे दे और उसके बाद ही 370 के ऊपर कोई बात की जाए। कांग्रेस का क्लियर स्टैंड 370 पे क्यों नहीं है? कभी सपोर्ट भी नहीं करते, मुखालफत भी नहीं करते, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा तो है नहीं। 370 देने वाले कांग्रेस पार्टी ही है। इट इज बिकॉज ऑफ द कांग्रेस पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 370 आया, 35A आया, और उसको आगे बढ़ाने में भी 370 कांग्रेस पार्टी का ही हाथ है। अगर आपको याद होगा कि जिस वक्त आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया जा रहा था, उससे पहले भी एक रेजोल्यूशन पास हुआ और 370 की कंटिन्यूएशन के वास्ते रेजोल्यूशन पास हुआ। उसके बाद भी जो रेजोल्यूशन पास हुआ कांग्रेस वर्किंग कमेटी में, तो हमने क्लियर टर्म्स में बताया कि इट हैज बीन अनकॉन्स्टिट्यूशनली एब्रोगेटेड एंड अनडेमोक्रेटिकली एब्रोगेटेड। पेटिशन नहीं की, मगर पेटिशन तो मैं खुद पेटिशनर हूं। मैंने तो उस वक्त पेटिशन की कांग्रेस पार्टी के कहने पे जिस वक्त की कोई भी नहीं था। आई एम द फर्स्ट पर्सन। आप लोग इस चीज को भूल रहे हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर पार्टी की तरफ से कि इंडिविजुअल? मैंने एज इंडिविजुअल वहां पे किया, बट इट वॉज सपोर्टेड बाय द कांग्रेस पार्टी दैट टाइम। वकील कांग्रेस पार्टी के थे, पी चिदम्बरम हमारी तरफ से पेश हुए, तो वो भी अभी पेंडिंग है। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी इस पे कोई तमाशबीन के हिसाब से है। आपने जो विद इन द लीगल पैरामीटर्स जो कांग्रेस पार्टी ने इकदामात उठाने थे, वो इकदामात उठाए भी जा रहे हैं और उठाए भी गए। और बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी नाटक कर रही है। गुप्ता ने कहा कि उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस शासन के दौरान आपातकाल लगाकर लोगों की आवाज दबा दी गई थी। आज मौन सत्याग्रह किया गया है जम्मू में, और ये उन्होंने सपोर्ट में किया है राहुल गांधी की, और उनका कहना है कि जो अभी हुकूमत है वो ऑपोजिशन की आवाज को दबाने में लगी है। इस पर बात करेंगे। फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं इन इल्जामों को कांग्रेस पार्टी के? देखिए, कांग्रेस पार्टी ये जो मौन ड्रामा कर रही है, इससे हम समझ सकते हैं ये तो वो पार्टी है जिसने 19 महीने से ज्यादा प्रेस पर लोगों की आवाज को दबा के रखा, इमरजेंसी देश में लगाई और कई लोगों की नसबंदी की। आज ये किस हिसाब से कह रहे हैं? कांग्रेस इनकी जैसी कथनी है वैसी करनी है, और जो इन्होंने काम किए हैं उस पर कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उस पर कार्रवाई तो करेगी। इनको तकलीफ होना स्वाभाविक बात है। अपने मुंह जबान को संभाल करके रखना चाहिए जब ये बोलते हैं, और कभी किसी भी जगह जाकर के देश के खिलाफ बोलना, अपनी लीडरशिप प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलना इनकी आदत बन गई है। अब जब कार्रवाई होती है वो अदालत की कार्रवाई है, अदालत इंडिपेंडेंट है। अभी कल ही सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी को भी कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा किया है। अदालत अपनी कार्रवाई करती है, तो उसमें ये रूल ऑफ द लॉ है हमारे देश में। तो आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को कहाँ दिक्कत है, क्यों ये किया जा रहा है? देखिए, आज कांग्रेस पार्टी अपनी गलतियों के कारण से पूरे देश से समाप्त हो रही है। 2014 में भी हमने ये कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत, ये उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। इनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो बिल्कुल समाप्त हो चुकी है लोगों के बीच में। आज दूसरे प्रदेशों में जाकर के जो रीजनल पार्टीज हैं उनके साथ हाथ मिलाने जा रहे हैं, अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये आप साफ कह सकते हैं कि हम कानून से बढ़कर कोई नहीं है, और कानून जो है सबके लिए एक है, बीजेपी और कांग्रेस के लिए। बिल्कुल, ये अदालत अपनी कार्रवाई करती है। कल 370 का मसला था, उस पर उन्होंने अपना वर्डिक्ट रखा है। तो हमारे देश में जो भी सुप्रीम कोर्ट कहती है वो हमारे लिए मान्य है। ये तो वो लोग हैं
कभी प्रधानमंत्री की चिट्ठी लेकर के लोकसभा में फाड़ना, इन लोगों से हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं? तो साहब इनका कहना है कि जो कानून है वो सबके लिए एक है, चाहे वो बीजेपी है, कांग्रेस है, चाहे वो आम जनमानस है, और कांग्रेस पार्टी जो है उनको अपने बयानबाजी पे लगाम लगाना होगा, और नहीं तो इस तरह की कार्रवाई उनके खिलाफ होती रहेगी। कैमरामैन चांद के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। पूर्व उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर निर्मल सिंह ने महबूबा मुफ्ती के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला दोनों ने हमेशा आतंकवादियों और अलगाववादियों का समर्थन किया है, और अब जब जम्मू कश्मीर में विकास और शांति आ रही है तो वे इसे पचा नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 370 को हटाना संवैधानिक था और उन्हें कोई भी बयान देने से पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती की तरफ से आज एक प्रेस वार्ता की गई है और सीधा निशाना जो है वो हुकूमत पे साधा गया है, और एक दफा फिर से उनकी तरफ से कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के लोगों पे जुल्म किए जा रहे हैं, और उसके साथ साथ 370 का एप्लीकेशन जो था वो गैर आईनी था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। हमारे साथ बात करने के लिए फॉर्मर डिप्टी सीएम डॉक्टर निर्मल सिंह मौजूद हैं। सर, किस तरह से इन इल्जामों को देखते हैं कि उनका कहना है कि कई नौजवान जेलों में बंद हैं, उनके ट्रायल तक नहीं होते? देखिए, महबूबा जी जब से चीफ मिनिस्टरशिप से हटी हैं तब से ऐसे ही उनके बयान आ रहे हैं। वो अपना भी समय याद करें, किन प्रकार की परिस्थितियों से उनको जूझना पड़ा था और उनका क्या एटीट्यूड रहता था। आज जिस प्रकार की जम्मू कश्मीर में शांति है, पत्थरबाजी बंद है, आज जो है बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उग्रवादियों के ऊपर अंकुश लगा है, उग्रवादी मारे जा रहे हैं, आज टूरिस्ट जो है कितना टूरिस्ट आ रहा है, और आम कश्मीरी आम लोग जो हैं उससे अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। अमरनाथ यात्रा, मैं अभी अमरनाथ यात्रा जो है कैंप वैसे ही कम से हुआ, कितने लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं, तो इसका फायदा किसको हो रहा है? जम्मू कश्मीर को हो रहा है। तो ये सारा है कौन से जुल्म? अगर कोई टेररिस्ट बंदूक उठाएगा या जो है हवाला का पैसा लेके और टेररिस्ट को मदद करेगा, जब वो एंटी नेशनल कोई भी काम करेगा, षड्यंत्र करेगा, तो उसकी जगह तो जेल में ही होनी चाहिए, चाहे कोई भी होगा। तो इसलिए जो है इस पर तो कोई जीरो टॉलरेंस। साथ में उनका ये कहना है कि जो 370 है, अब उसकी जो सुनवाई है उस पे सुप्रीम कोर्ट डे टू डे बेसिस पे करेगा। इससे साफ हो जाता है कि उनका जो केस है वो काफी मजबूत है। ये कल उमर अब्दुल्ला ने भी कहा और आज पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने भी कहा। देखिए, मैं उनके बयान को सुन रहा था, शायद उन्होंने ये भी कहा कि इतने साल क्यों लगाए, तो उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लगाया। लेकिन आज उनको शायद तसल्ली हुई होगी, आज वो दूसरी भाषा बोल रही है कि हमारा केस पक्का है। फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक तो इंतजार करिए। और आगे बढ़ते हैं। नितिन अग्रवाल आईपीएस महानिदेशक बीएसएफ 3 दिवसीय दौरे पर बीएसएफ मुख्यालय कश्मीर फ्रंटियर पहुंचे। महानिदेशक बीएसएफ का स्वागत किया गया। अशोक यादव आईपीएस महानिरीक्षक बीएसएफ कश्मीर ने उनका किया स्वागत, और बीएसएफ महानिदेशक नितिन अग्रवाल संगम टॉप निचली पवित्र गुफा के रास्ते पवित्र गुफा के लिए रवाना हुए। उन्होंने विभिन्न सुरक्षा बलों के जवानों के साथ बातचीत की और मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इसके बाद उन्होंने पूजा अर्चना की और श्री अमरनाथ जी के दर्शन किए। बीएसएफ जवानों के साथ बातचीत के दौरान डीजी ने उच्च स्तर की व्यावसायिकता की सराहना की और उन्हें किसी भी स्थिति के लिए सतर्क रहने के लिए प्रोत्साहित किया। हिमाचल प्रदेश में 3 दिनों तक मची तबाही के बाद कल से मौसम ने लोगों को थोड़ा संभलने का मौका तो दिया, लेकिन अगले 48 घंटों बाद फिर से भारी तबाही मच सकती है। लिहाजा जगह जगह फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन का काम तेजी से चल रहा है। वहीं बाढ़ और बारिश से हुई बर्बादी के बाद हजारों लोग जिंदगी को वापस पटरी पर लाने में जुटे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। व्यास नदी फिर से मंडी के प्रसिद्ध पंचवक्त्र मंदिर में विराजमान भगवान शिव के चरण छूने लगी है। बीते कुछ दिनों से इस दिव्य मंदिर की तस्वीरें सोशल मीडिया और टीवी पर वायरल हो रही थीं।
तब हिमाचल प्रदेश की मंडी में व्यास नदी का उफान मंदिर के शिखर को लांघ जाने के लिए बेताब दिख रहा था, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। मंगलवार का दिन हिमाचल प्रदेश के लिए राहत भरा दिन था, लेकिन इसी राहत के बीच रेस्क्यू का काम भी जारी रहा। हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किए जा रहे ये लोग 4 दिन पहले एकाएक गिरी नदी का जलस्तर बढ़ने से एक स्टोन क्रशर के पास टापू पर फंस गए थे, जिन्हें 4 दिन की लंबी जद्दोजहद के बाद प्रशासन ने सकुशल बचा लिया। रेस्क्यू की ये तस्वीरें पावटा साहिब के केलाल डोरिया की है, जहां 5 लोग फंस गए थे। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को सेना की मदद से अंजाम दिया गया। टापू पर 5 लोगों में एक की हालत गंभीर होने लगी थी, जिसके बाद ड्रोन के जरिए उस शख्स तक दवाएं पहुंचाई गईं। सैलाब का पानी निकलने के बाद हिमाचल के हर हिस्से से तबाही की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन्हें देखकर लगता है कि इस बार की आफत से उबरना इतना आसान नहीं। ये कुल्लू की तस्वीर है, जहां से तबाही की शुरुआत हुई थी। व्यास नदी यहां हाईवे के एक बड़े हिस्से के समेत कई मकानों को अपने साथ बहा कर ले गई और किनारे के जिन घरों को उसने बख्श दिया, वहां हर तरफ कीचड़ और कई फीट मलबा जमा हुआ है। यहाँ के सेऊबाग इलाके में मंगलवार को मलबे से 7 लाशें भी बरामद हुई हैं। बारिश का कहर हिमाचल में थोड़ी देर के लिए थमा जरूर है, लेकिन इसके थमने के साथ ही पहाड़ों के दरकने का सिलसिला शुरू हो गया है। दरकते पहाड़ मकान को ताश के पत्ते की तरह ढा रहे हैं। ये तस्वीर शिमला के कोटखाई देवरी खनेटी की है, जहां एक निर्माणाधीन मकान देखते ही देखते धराशायी हो गया। शुक्र है हादसे के वक्त मकान में कोई काम नहीं चल रहा था। प्रबल किस्मत वाले मजदूर मकान गिरने से एन पहले बाहर निकल गए थे। बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश में भी जगह जगह लैंडस्लाइड की भयानक घटनाएं सामने आ रही हैं। बारिश का कहर हिमाचल प्रदेश में तबाही की नई कहानी गढ़ रहा है और 72 घंटे के बाद फिर से भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग जता रहा है। मौसम विभाग की हिदायत है कि इस 72 घंटे में राहत और बचाव का काम तेजी से निपटाना बेहद जरूरी है, क्योंकि उसके बाद जब फिर से बारिश होगी तो राहत के काम बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगी। हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 4 दिन के भीतर पूरे सीजन की 40% बारिश हो चुकी है। बारिश ने इस बार 50 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है और आने वाले दिनों में शिमला, किन्नौर और सिरमौर में बारिश का कहर भारी मुसीबत ला सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बाढ़, बारिश और भूस्खलन से 3 दिनों तक मची तबाही के बाद हिमाचल में अब युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है ऑपरेशन जिंदगी। जी हां, भारी तबाही के चलते करीब 10,000 सैलानी जहां तहां फंसे हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित निकालने के लिए पुलिस और प्रशासन की पूरी टीम जमीन पर उतर चुकी है। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन में 6 हेलीकॉप्टर्स भी लगाए गए हैं। कई जगहों पर मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं होने से लोगों से संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। भूस्खलन और सड़कें जगह जगह ध्वस्त होने के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलें पेश आ रही हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे ज्यादा मुश्किल लाहौल स्पीति के चंद्रताल में आ रही है। यहां 300 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। यहां कई किलोमीटर के रास्ते में 3 फीट मोटी बर्फ की परत जम चुकी है, जिससे लोगों को निकालना मुश्किल हो रहा है। हालांकि दिन रात मेहनत के बाद करीब 14 किलोमीटर तक सड़क बहाल कर ली गई है, लेकिन अभी भी तकरीबन 20 किलोमीटर और दूरी बची है। चंद्रताल टेंट कैंप तक बची है। एडीसी राहुल जैन ने यह जानकारी दी है। सीएम सुक्खू खुद रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं, जो आज लाहौल स्पीति का हवाई सर्वे भी करने वाले हैं। और लाहौल स्पीति के कंजम टॉप पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जिसकी ये तस्वीरें आप देख रहे थे और ये लगातार इसी की तस्वीरें हैं। वहीं लाहौल स्पीति के चंद्रताल में
फंसे 7 सैलानियों को सुरक्षित निकाला गया है। उन 7 लोगों को वहां से सुरक्षित निकाला गया जिनकी तबीयत खराब थी। साथ में 2 सैलानियों को हॉस्पिटल भेजा गया है। सीएम ने रेस्क्यू किए गए सैलानियों से कुल्लू में मुलाकात की और उनका हाल जाना। यहां से रेस्क्यू कर सैलानी भी प्रशासन और सरकार की तारीफ करते सुनाई दिए। और वहीं सीएम सुखो ने ट्वीट कर ये बताया है कि जोरी फार्म के 8 लोगों और उनके 3 रिश्तेदारों को सुरक्षित बचा लिया गया है। उन्होंने अपनी 400 भेड़ें कारा में छोड़ दी हैं, जबकि 4 लोग जो नाले के दूसरे छोर पर हैं उन्हें बचाया जा रहा है। इंडिया हाइक्स ट्रैकर्स टीम सफलतापूर्वक नीचे उतरी और सभी चुनौतियों को पार किया। इन सभी को काफनू में बेस कैंप पहुंचाया जा रहा है। सीएम ने लिखा है कि मैं व्यक्तिगत रूप से अपडेट पर नजर रख रहा हूं। होमगार्ड के सेटेलाइट फोन से मिल दिया। वहाँ 40 दुकानें और 30 घर रह गए हैं। उनको पूरी रात के तौर पर 1-1 लाख रुपया दे दिए, खाने का सामग्री वहाँ भेज दी है और वहाँ सेटेलाइट फोन से कनेक्ट हो गया। और मैं व्यक्तिगत रूप से साइंस के लोगों से भी मिलकर आया हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ चंद्रताल में, वो सबसे बड़ा हमें सड़क बनानी है और हमारे 2 मंत्री चंद्रताल पहुँचेंगे आज, जिसमें हमारे जगत सिंह नेगी जी और संजय अवस्थी जी जो है वो चंद्रताल में ही टूरिस्टों के साथ स्टे रहेंगे। मैंने उन्हें दिशा निर्देश दिए हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर को यहाँ पानी की सप्लाई के दिशा निर्देश दिए हैं। पूरे हिमाचल प्रदेश में हेल्थ मिनिस्टर को जो हेल्थ से सहूलियत दे सकें, ये रोहित ठाकुर जी हमारे वहाँ पूरे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और इन सब चीज़ों का हमने ऑफिसर्स लेवल पर राउंड पार्क से एप्लीकेशन का कोऑर्डिनेट किया। तो सब चीज़ों को देख रहे हैं। और आप ये भी देख रहे होंगे कि इससे पहले छोटी सी बारिश भी हो सकती है, 15-15 दिन लग जाते थे। अभी हमने स्थिति से सबसे बड़ी 50 साल की आपदा है। हमने 18 घंटे बारिश रुकी हुई है। 18 घंटों में हमने युद्ध स्तर पर जो कार्य किया, मैं सभी अधिकारियों का भी धन्यवाद। और इसके साथ ही JKLH लाइव में फिलहाल इतना है, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH में लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।